सोफिया का चेहरा राख की तरह सफेद पड़ गया था, मानो वह कागज की तरह पीली हो गई हो। उसकी नजरें खाली थीं, जैसे वह अभी अभी किसी गंभीर बीमारी से उबरी हो। वह इस खुलासे से पूरी तरह स्तब्ध थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि संगीता और अनिरुद्ध का बेटा, मेहरा परिवार का वारिस, अपने ही दादा और चाचा द्वारा घर से निकाल दिया जाएगा। वह भी उसके माता पिता की मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद। भले ही उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन आर्यन के वर्णन से ही वह दुख में कांप उठी। तो यही किया मेहरा परिवार ने। वही मेहरा परिवार जिसने मुझे 20 साल से ज्यादा पाला। इससे पहले उसने ऐसी कहानियां टीवी या उपन्यासों में सुनी थीं। अमीर परिवार रिश्तों की कद्र नहीं करते और हमेशा अपने स्वार्थी हितों का पीछा करते हैं। वह हमेशा इसे हकीकत मानने से इनकार करती थी, लेकिन अब उसे मानना पड़ा। एक जीता जागता उदाहरण उसके सामने था और उसे विश्वास करना ही था। आर्यन, मुझे बहुत अफसोस है। सोफिया सोफे से मुश्किल से खड़ी हुई। उसने आर्यन की ओर देखा और बार बार माफी मांगी। मेहरा परिवार ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। आंटी सोफिया, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं। आर्यन ने सोफिया को दोष लेने नहीं दिया। आपने कुछ गलत नहीं किया। आप माफी क्यों मांग रही हैं? नहीं, भले ही मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन यह मेहरा परिवार की घिनौनी करतूत थी। परिवार के हिस्से के रूप में मुझे परिवार की ओर से माफी मांगनी होगी। सोफिया ने आर्यन को देखा, उसकी नजरों में दुख और पछतावा था। इन सालों में तुमने बहुत मुश्किल वक्त देखा होगा। हालांकि आर्यन ने कभी नहीं बताया कि उसने इन सालों में कैसे जीवित रहने की जंग लड़ी या कितना दुख सहा। सोफिया के लिए उसकी स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। एक किशोर इतनी छोटी उम्र में अपने माता पिता की मृत्यु के बाद अपने दादा और चाचा द्वारा बिना पैसे के घर से निकाल दिया गया। ये बेहद विनाशकारी रहा होगा। वह खुद को उसकी जगह पर रखने की हिम्मत नहीं कर पाए। इससे भी बदतर, वह शायद इतनी बुरी खबरों की बौछार में टूट जाती। वो सब अब बीत चुका है। आर्यन ने हाथ हिलाया। वैसे भी जब से मुझे मेहरा परिवार से निकाला गया, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं रहा। लेकिन सोफिया इस बात को स्वीकार नहीं कर पाई कि आर्यन का मेहरा परिवार से कोई लेना देना नहीं था। जैसे ही वह कुछ कहना चाहती थी, आर्यन ने जल्दी से टोक दिया। ठीक है आंटी सोफिया, इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। इसे छोड़ दें। चलो, खाना आ गया है, खाते हैं। सोफिया ने मुंह खोला। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अंत में उसने सिर हिलाया। ठीक है। इन सभी सालों बाद आर्यन अपने दर्दनाक अनुभव के बारे में बात करने से बचना चाहता था। चूंकि यह उसकी इच्छा थी, सोफिया ने खुशी खुशी मान लिया। मिस सोफिया, कृपया अपना भोजन करें। खाना परोसने के बाद वेटर कुछ कदम पीछे हटा और उनके खाने का इंतजार करने लगा। ठीक है, तुम जा सकते हो। धन्यवाद। सोफिया ने वेटर को जाने का इशारा किया। हाँ मिस सोफिया। वेटर मुड़ा और चला गया। सोफिया ने आर्यन के लिए ट्रफल लिया और उसे लाफिट का एक ग्लास भी डाला। इसे आजमाओ, यहाँ का ट्रफल वाकई बहुत अच्छा है। सोफिया ने अपना ग्लास उठाया और टोस्ट किया। आर्यन, इतने सालों बाद हमारी पहली मुलाकात है। आओ मेरे साथ टोस्ट करो। ज्यादा मत पीना। आर्यन ने अपना ग्लास सोफिया की ओर उठाया। हालांकि सोफिया ने उसकी बात नहीं मानी, बल्कि उसने ठीक उल्टा किया। वाह, आधा ग्लास एक बार में। आर्यन ने गहरी सांस ली और कुछ बोलने से खुद को रोक लिया। वह बता सकता था कि सोफिया का मूड ठीक नहीं था। शायद वह आर्यन के बयान से प्रभावित थी। मेरी चिंता मत करो, मैं अच्छा पी सकती हूँ। सोफिया ने एक चमकदार मुस्कान दी और उसका चेहरा शराब के नशे से लाल हो गया था। कहने की जरूरत नहीं कि उसने अपनी खूबसूरती को अच्छे से संभाला था। हालांकि वह 30 की थी, लेकिन वह 20 की लगती थी। खासकर उसके गालों की लालिमा, जो उसकी मोहकता को और बढ़ा रही थी। धीरे पियो, तुम बहुत तेज पी रही हो। भले ही तुम्हें अभी कुछ न लगे, लेकिन लाफिट का असर बाद में बहुत तेज होता है।
तुम आसानी से नशे में आ सकती हो, खासकर तब जब सोफिया की शराब सहने की क्षमता कम थी। जैसा कि देखा जा सकता था, एक ग्लास वाइन ही उसके गालों को लाल करने के लिए काफी था। मैं ठीक हूँ, सोफिया ने जवाब दिया। सोफिया ने हाथ हिलाया और कैवियार आजमाया। आर्यन, तुम शिमला में कितने समय तक रहने का प्लान कर रहे हो? पक्का नहीं, आर्यन ने सिर हिलाया। कुछ समय के लिए यहाँ रहूंगा। तो तुम मेरे साथ रह रहे हो या होटल में? सोफिया ने पूछा। आखिरकार उसे अपने भतीजे से मिले 10 साल से ज्यादा हो गए थे। अचानक उसे उसके साथ ज्यादा समय बिताने की इच्छा हुई। शायद मैं होटल में रहूंगा, आर्यन ने धीरे से कहा। हालांकि सोफिया उसकी आंटी थी, लेकिन उनके साथ रहना उचित नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वहां रहना चाहिए। वहां के गद्दे इतने गंदे हैं। सोफिया ने भौहें चढ़ाईं। मुझे लगता है तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। चिंता मत करो, मैं मेहरा परिवार के साथ नहीं रहती। मेरा अपना घर है और यह हम दोनों के लिए काफी है। मुझे नहीं लगता कि यह सुविधाजनक है, आर्यन ने मना कर दिया। हालांकि सोफिया ने हाथ उठाया और उसके सिर पर हल्के से थपकी दी। क्या स्लिंग फेला? मैं तुम्हारी आंटी हूं, इसमें असुविधा कैसी? सोफिया ने आंखें मटकाईं। क्या तुम्हें याद है कि तुम छोटे थे तो हमेशा मेरे साथ एक ही बिस्तर पर सोने की जिद करते थे? और तुम हमेशा मुझसे सोने से पहले कहानियां सुनाने को कहते थे। क्या तुम सब भूल गए? आंटी सोफिया, ये 10 साल पहले की बात है, आर्यन ने बेबसी से कहा। ये बहुत पहले की बात थी। उस समय आर्यन बहुत छोटा था। उसे नहीं पता था कि क्या उचित है और क्या नहीं। अपनी मासूमियत के कारण वह वास्तव में सोफिया के साथ समय बिताने की सराहना करता था और उसके साथ ज्यादा समय बिताना चाहता था। लेकिन अब वह 20 साल का हो चुका था। अपनी आंटी के साथ अकेले रहना बिल्कुल अनुचित था। मुझे परवाह नहीं कि तुम कितने बड़े हो, 20 साल बाद भी मैं तुम्हारी आंटी ही रहूंगी। सोफिया ने जिद नहीं छोड़ी। ठीक है, ये तय है। तुम मेरे साथ रह रहे हो। खाने के बाद तुम मेरे साथ वापस चलो। ट्रॉय आर्यन को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला। सब कुछ सोफिया ने तय कर लिया। उसने शिकायत करने या कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। लगता है मुझे हार माननी पड़ेगी। आखिर यह सोफिया थी, वह उसकी इकलौती रिश्तेदार थी। ठीक है, तुम जीत गई, आर्यन ने आह भरी। तुम्हें सचमुच नहीं पता कि तुम कितने भाग्यशाली हो, सोफिया ने आर्यन की अनिच्छा देखकर हंसी। जब से मैंने ये घर खरीदा, कोई पुरुष यहाँ कदम नहीं रख पाया। वैसे एक बार जब तुम यहाँ आ जाओगे तो तुम मेरे बनाए खाने को आजमा सकते हो। मैं तो कहूंगी कि मैं शायद ही खाना बनाती हूँ। तुम पहला व्यक्ति होगे जो इसे आजमाएगा। ये खाने लायक तो है ना? आर्यन को थोड़ा डर था। सोफिया जैसी सोशलाइट जिसे खुद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, निश्चित रूप से अच्छा खाना नहीं बना सकती। तुमने क्या कहा? सोफिया ने फिर से उसकी सिर पर थपकी दी। तुम्हें मेरे खाना बनाने की कला पर शक करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें नहीं पता कि जब मैं विदेश में पढ़ रही थी तो मुझे खुद के लिए खाना बनाना पड़ता था? मुझे 5 साल तक ऐसा करना पड़ा, चाहे वेस्टर्न हो, इटालियन हो या फ्रेंच, मुझे सब बनाना आता है। सोफिया को अपनी खाना बनाने की कला पर पूरा भरोसा था। आर्यन को गलत समझा गया। आंटी सोफिया, क्या आप मेरे सिर पर थपकी देना बंद कर सकती हैं? आखिरकार आर्यन असुरा था। वह लाखों सैनिकों की सेना का नेतृत्व करता था। अगर वह चाहता तो वह पूरे शिमला को आसानी से नष्ट कर सकता था। लेकिन एक बच्चे की तरह व्यवहार किया जाना और उसकी इच्छा से सिर पर थपकी दी जाना, अगर यह बात सार्वजनिक हो जाती तो कई लोगों के लिए यह चौंकाने वाली खबर होती। नहीं, सोफिया ने बिना हिचक जवाब दिया। क्या समस्या है? मैं ऐसा तब से करती आ रही हूं जब तुम छोटे थे। अब क्या, सिर्फ इसलिए कि तुम बड़े हो गए, मैं ऐसा नहीं कर सकती? ऐसा नहीं है। जब सोफिया ने फिर से उसकी बचपन की बात उठाई, आर्यन खुद को घिरा हुआ पाया। आंटी सोफिया, मैं अब बड़ा हो गया हूं।
सोफिया ने उसे जवाब देने का मौका नहीं दिया। मुझे परवाह नहीं, मेरी नजरों में तुम वही नखरे वाला लड़का हो जो मेरे पीछे पीछे घूमता था और हमेशा मिठाई मांगता था। अरे छोड़ो, आर्यन ने सिर हिलाया, बातचीत से तंग आकर। कौन सोच सकता था कि असुरा को एक दिन एक औरत ने घेर लिया होगा। 20 मिनट बाद जब सोफिया ने अपनी आखिरी घूंट वाइन पी ली, आर्यन ने भी अपना ग्लास नीचे रखा। सोफिया का चेहरा लाल हो गया था और वह सचमुच नशे में लग रही थी। उसकी नजरें शराब के नशे से धुंधली और भटकी हुई थीं। बस अब और मत पियो, तुम नशे में हो, आर्यन ने उसे जल्दी से रोका। कोई बात नहीं, मुझे कम मत समझो, सोफिया ने मुस्कुराते हुए कहा, और वह आकर्षक और मोहक लग रही थी। पिछली बार जब मैं अकेले चुपके से पीती थी, मैं पूरी बोतल खत्म कर देती थी बिना नशे में आए। मुस्कुराते हुए उसने अपने लिए एक छोटा ग्लास वाइन डाला, लेकिन जल्द ही उसने आर्यन के लिए लगभग आधी बोतल डाल दी। काफी समय बाद मुझे इतनी खुशी महसूस हुई है। मुझे और पीने दो, चलो कृपया मुझे और वाइन दो, सोफिया ने हंसते हुए कहा। तो यह तुम्हारा आखिरी ग्लास होना चाहिए। आर्यन ने सोफिया के साथ ग्लास टकराने के बाद एक घूंट लिया। इतनी कम मात्रा में शराब उसके लिए कुछ भी नहीं थी। यह ऐसा था जैसे वह मिनरल वाटर पी रहा हो। जब वह सेना में था, वह बोतल से सीधे पीता था। उसी समय के दौरान उसने शराब के लिए अपनी सहनशक्ति विकसित की थी। वह एक पूरी बोतल एक बार में खत्म कर सकता था। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, सोफिया ने खुशी खुशी ग्लास खत्म किया। फिर उसने वेटर को इशारा किया, क्या हम बिल ले सकते हैं कृपया? मिस सोफिया, किसी ने इसे चुकता कर दिया, वेटर ने जवाब दिया। किसी ने मेरा बिल चुकाया, सोफिया ने भौहें सिकोड़ते हुए हैरान होकर कहा। वह कौन था? यह मिस्टर ट्रॉय थे, वेटर ने पीछे मुड़कर कहा। मिस्टर ट्रॉय ने विशेष रूप से हमें निर्देश दिया था कि हम आपके भोजन में कोई रुकावट न डालें। मिस्टर ट्रॉय, सोफिया का चेहरा तुरंत बदल गया। मुझे उनके पैसे की जरूरत नहीं। कितना था? मेरा कार्ड स्वाइप करो। सोफिया ने एक लाल क्रेडिट कार्ड निकाला और वेटर को दे दिया। कहने की जरूरत नहीं, वेटर असमंजस में पड़ गया। मिस सोफिया, ये क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? सोफिया का लहजा बर्फीला हो गया। वह अब नशे में नहीं लग रही थी। हाँ मिस सोफिया, वेटर ने एक और शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। उसने कार्ड लिया और काउंटर की ओर चल दिया। हालांकि जैसे ही वेटर गया, एक काले जैकेट वाला आदमी सोफिया की ओर बढ़ने लगा। वह 20 साल का लग रहा था, शायद आर्यन से कुछ साल बड़ा। सोफिया, इतना सख्त होने की जरूरत नहीं, क्यों नहीं छोड़ देती? युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही युवक पास आया, सोफिया ने चेहरा तान लिया, उसकी मौजूदगी से नाराज होकर। इसकी जरूरत नहीं, मैं अपना डिनर खुद खरीद सकती हूँ। उसका लहजा दूर और अधीर था। सोफिया, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं, युवक ने कहा। भले ही सोफिया ने साफ कर दिया था कि वह उससे कोई लेना देना नहीं चाहती, युवक बेशर्मी से उसे तंग करता रहा। हम एक दूसरे को कुछ सालों से जानते हैं। ये सिर्फ एक भोजन है, तो तुम मेरे इस छोटे से उपकार को क्यों ठुकराना चाहती हो? मैं तुमसे इतनी करीबी नहीं हूं। मैं सुझाव दूंगी कि तुम दूरी बनाए रखो। सोफिया ने भौहें चढ़ाईं। सोफिया उससे बात नहीं करती अगर ऐसी परिस्थितियों में उनकी मुलाकात न हुई होती। ठीक है, मैं तुम्हें मिस सोफिया कहूंगा। क्या ये ठीक है? युवक ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, जाहिर तौर पर सोफिया के गुस्से से अप्रभावित। मिस सोफिया, क्या मैं जान सकता हूं कि यह कौन है? युवक ने अपना ध्यान आर्यन की ओर मोड़ा। वह मेरा दोस्त है। सोफिया का इरादा आर्यन का परिचय कराने का नहीं था। दोस्त? युवक ने आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखा। फिर वह हंसा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा दोस्त शिमला का है। क्या मैं सही हूं? नहीं, आर्यन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। अगर सोफिया उसकी मौजूदगी से साफ तौर पर नाराज थी, तो आर्यन को उसके साथ दोस्ताना होने की जरूरत नहीं थी।
क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? आर्यन की बात सुनकर ट्रॉय मुस्कुराया। तो तुम किसी और शहर से हो, तभी तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना नहीं लगता। क्या तुम शिमला पढ़ने आए हो या सिर्फ घूमने? इतने सारे सवाल क्यों? तुम्हें इससे क्या मतलब? आर्यन ने भौहें चढ़ाईं। वह अजनबियों से बात करना पसंद नहीं करता था और ट्रॉय को वाकई बहुत परेशान करने वाला पा रहा था। अगर सोफिया की वजह न होती तो आर्यन उसका मनोरंजन नहीं करता। क्या कहा? जेलर परिवार से आने वाला युवक उसकी प्रतिक्रिया से नाराज हुआ, लेकिन उसने अपने गुस्से को दबा लिया। मैंने सिर्फ इसलिए चिंता दिखाई क्योंकि तुम शिमला में मेहमान हो। शहर से वाकिफ होने के नाते मैंने सोचा कि तुम्हें शहर घुमा दूं। इसकी जरूरत नहीं। आर्यन ने उसका प्रस्ताव साफ मना कर दिया। वह ट्रॉय के साथ इस बातचीत को जारी रखने के मूड में नहीं था। मेरे सब्र को चुनौती मत दो। ट्रॉय का चेहरा तुरंत सख्त हो गया क्योंकि वह आर्यन की बदतमीजी को और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह सिर्फ एक गंवार है। उसे मुझसे इतना अकड़ने की हिम्मत कहाँ से मिली? ये तो बस मुसीबत मोल लेना है। कितना घृणित! आर्यन की आंखों में एक ठंडी चमक उभरी। क्या तुमने मुझे धमकी दी? मैं इसे एक दोस्ताना चेतावनी मानता हूं, ट्रॉय ने तंज कसते हुए कहा। एक अजनबी शहर में मेहमान के तौर पर तुम्हें अपना रवैया संभालना चाहिए ताकि कोई अनावश्यक समस्या न हो। आर्यन ने हंसकर कहा, क्या मैं कौन सी समस्या पैदा कर सकता हूं? मुझे भी जानने की इच्छा है। ट्रॉय के साथ समय बर्बाद करने के बजाय आर्यन ने सोफिया की ओर मुड़कर कहा, चलो चलते हैं। ठीक है। सोफिया ने सिर हिलाया और उसके साथ जाने को तैयार थी, लेकिन जैसे ही वे जाने वाले थे ट्रॉय ने उन्हें रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? इतनी जल्दी क्यों? मेरे रास्ते से हट। आर्यन ने भौहें चढ़ाईं। चलो। ट्रॉय भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। मैंने कहा, हट जा। आर्यन ने उसे घूरा। उसका धैर्य पूरी तरह खत्म हो चुका था। अगर मैं मना कर दूं तो? ट्रॉय ने तंज कसते हुए कहा। सचमुच? आर्यन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। पलक झपकते ही उसने अपनी टांग उठाए और ट्रॉय के पेट में लात मारी। लात ने युवक को 3 फीट दूर उड़ा दिया। कमीने, तुमने मुझे लात मारने की हिम्मत कैसे की? ट्रॉय ने अपने पेट को पकड़ते हुए और दर्द में जमीन पर रेंगते हुए आर्यन को घूरा। उसके अंदर गुस्से का तूफान मच रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक गंवार में उस पर हमला करने की हिम्मत होगी। फिर कभी मेरे रास्ते में मत आना, समझा? आर्यन ने युवक को ठंडी नजरों से देखा, फिर सोफिया का हाथ पकड़ा और रेस्तरां से बाहर निकल गया। उनके दरवाजे से बाहर निकलने से पहले ट्रॉय ने अपनी आवाज उठाई। रुक जाओ। क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? तुम मुझसे क्या चाहते हो? आर्यन ने मुड़कर उसे उदास नजरों से देखा। क्या तुम्हें पता है कि मुझ पर हाथ उठाने की कीमत क्या होगी? ट्रॉय, जिसके शर्ट पर अभी भी पैर का निशान था, धीरे धीरे जमीन से उठा। कीमत? कौन सी कीमत? आर्यन ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। या तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा या तुम्हें लूनी नदी में शार्क को खिला दूंगा। युवक ने उसे खूंखार नजरों से देखा। खैर, सोफिया की वजह से मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और ऐसा मानूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन तुम्हें मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगनी होगी। वरना, उसने धमकी को हंसी के साथ खत्म किया लेकिन यह नहीं बताया कि वह आर्यन के साथ क्या करेगा। चूंकि आर्यन ने उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, ट्रॉय को लगा कि अब उसे अच्छा बनने की जरूरत नहीं थी। अगर सोफिया की वजह न होती तो वह जवाबी हमला करके आर्यन को जोरदार थप्पड़ आइडली तमाशा करने में सक्षम है और वह अभी भी डरपोक है। क्या तुम्हें लगता है कि ये लोग मेरे हाथ पैर तोड़ने में सक्षम हैं? आर्यन ने काले सूट वाले सभी लोगों पर एक नजर डाली और बेफिक्री से पूछा। इन वर्षों में हजारों सैनिक मुझे हराने में नाकाम रहे। क्या ट्रॉय वाकई सोचता है कि उसके लोग मुझे हरा सकते हैं? मैं समझ गया। तो तुम यही खेल खेलना चाहते हो, है ना? ट्रॉय ने तंज कसते हुए कहा। अगर तुम माफी मांगने से इनकार करते हो तो मुझे दया दिखाने के लिए दोष मत देना।
लड़कों, इससे सबक सिखाओ। उसने अपने लोगों को निर्देश दिया। इसके हाथ पैर तोड़ दो, लेकिन अभी इसे मारना नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम इसे धीरे धीरे तड़पाओ। मैं चाहता हूं कि ये दर्द में चीखे, और मैं इसे पीड़ा में देखना चाहता हूं। हाँ सर, सभी लोगों ने स्थिरता से जवाब दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के काले सूट वाले लोग आर्यन को घेर लिया। सोफिया खुद को रोक नहीं पाए और ट्रॉय की ओर देखा। तुम क्या कर रहे हो ट्रॉय? अगर तुमने इसे चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसे करने दो जो यह चाहता है आंटी सोफिया। और चिंता मत करो, ये लोग मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। आर्यन ने सोफिया की चिंता देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमसे दूर रहो और पहले बैठ जाओ। मैं इससे तुम्हारे सामने घुटने टेककर माफी मांगने पर मजबूर कर दूंगा। आर्यन, सोफिया उसकी बात सुनकर और भी चिंतित हो गई। ये ताकतवर लोग साफ तौर पर प्रशिक्षित हैं। ये आसानी से एक घूंसा मारकर आर्यन को चोट पहुंचा सकते हैं। अगर इन्होंने आर्यन को बुरी तरह पीट दिया तो मुझ पर भरोसा रखो आंटी सोफिया। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। एक पल में वह उनके पास दौड़ा, एक आदमी के बाल पकड़े और उसका चेहरा अपने घुटनों पर दे मारा। एक जोरदार धमाके के साथ उस आदमी की नाक की हड्डी टूट गई। वह आदमी तुरंत जमीन पर गिर गया, इससे पहले कि वह कुछ कर पाता। उसका चेहरा खून से लथपथ था और वह बेहोश हो गया। अगले कुछ सेकंड में आर्यन ने हवा में छलांग लगाए और बाकी लोगों को कुछ ही लातों और घूंसों से ढेर कर दिया। हर एक पल में जमीन पर गिर गया। तीसरा विकल्प 1 मिनट से भी कम समय में आर्यन ने सभी काले सूट वालों को हरा दिया और उन्हें बुरी तरह पीट दिया। कोई भी खूंखार दिखने वाला आदमी अब खड़ा होकर उससे लड़ने में सक्षम नहीं था। घटनाओं के इस मोड़ को देखकर ट्रॉय का चेहरा बदल गया। उसने डर से आर्यन को देखा। तुम कौन हो? ये बलिष्ठ हिटमैन मेरे द्वारा ब्लैक मार्केट से किराए पर लिए गए भाड़े के सैनिक हैं और इन्होंने अतीत में अनगिनत लोगों को मारा है। फिर भी ये आर्यन को हराने में सक्षम नहीं है। ये कैसे संभव है? तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूं। आर्यन ने ट्रॉय को अपनी आंखों के कोने से देखा। मैं कोई परेशानी नहीं चाहता था, लेकिन तुम बार बार मुझे तंग करते रहे। मुझे ये पसंद नहीं जब कोई मेरे साथ ऐसा करता है। ट्रॉय को अपनी बात कहने के बाद आर्यन तेजी से उसके पास गया। ट्रॉय खुद को कांपने से रोक नहीं पाया। तुम मुझसे क्या चाहते हो? दूर हटो, मुझसे दूर रहो। लगता है अब कोई मुझसे डर रहा है ना? ट्रॉय को उदास नजरों से देखने के बाद आर्यन ने उसके पेट में दूसरी बार लात मारी। ट्रॉय तुरंत घुटनों के बल गिर गया और आर्यन के सामने गिड़गिड़ाने लगा। तुमने मुझे 2 विकल्प दिए, अब मेरी बारी है तुम्हें 2 विकल्प देने की। आर्यन ने ट्रॉय को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। या तो तुम मेरे सामने झुको और मेरी माफी मांगो, या मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर तुम्हें यहां से बाहर फेंक दूंगा। चुनाव तुम्हारा है, सोच समझकर चुनो। आर्यन ने दृढ़ स्वर में साफ साफ कहा। ये वही विकल्प थे जो ट्रॉय ने पहले आर्यन को दिए थे। अब बदला लेने का समय था। ये सुनकर ट्रॉय का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसने दांत पीसे और आर्यन को घूरा। नहीं, मैं कोई भी विकल्प नहीं चुनना चाहता। हथियार डालने के बजाय ट्रॉय ने आर्यन को चेतावनी दी, ध्यान से सुनो। अगर तुमने मुझ पर उंगली भी उठाई तो मैं कसम खाता हूं कि तुम शिमला से जिंदा नहीं निकल पाओगे। ओह अच्छा, लगता है यहाँ कोई तीसरा विकल्प चाहता है। आर्यन ने ट्रॉय के पहले 2 विकल्पों को ठुकराने के बाद तंज कसते हुए कहा। अगर यही तुम चाहते हो, आर्यन ने चिल्लाकर कहा। अचानक उसने अपनी टांग उठाए और ट्रॉय के सीने में लात मारी, जिससे वह 9 फीट दूर उड़ गया। बिना हिचकिचाहट के आर्यन पास गया और ट्रॉय की दाहिनी टांग पर अपना पैर रखकर उसे मोड़ दिया। एक जोरदार क्रैक के साथ आर्यन ने उसकी हड्डी तोड़ दी। रेस्तरां में एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। रेस्तरां में मौजूद लोग तुरंत ट्रॉय की ओर ध्यान देने लगे, जो असहनीय दर्द में चीख रहा था। ये रहा तुम्हारा तीसरा विकल्प, मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा और तुम घुटने टेककर मुझसे माफी मांगोगे।
आर्यन ने कोई दया नहीं दिखाई। एक तेज चाल में उसने ट्रॉय की दूसरी टांग तोड़ दी, इससे पहले कि ट्रॉय जवाब दे पाता। एक बार फिर हड्डियों के टूटने की आवाज रेस्तरां में गूंज उठी। ट्रॉय का चेहरा दर्द से सिकुड़ गया और वह दयनीय रूप से चिल्लाया, मेरी टांगें, मेरी टांगें, कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ट्रॉय पागलों की तरह चीखा। फिर भी आर्यन उसकी धमकी से परेशान नहीं हुआ। उसने ट्रॉय के दाहिने हाथ पर अपने पैर से प्रहार किया और उसे पल में तोड़ दिया। बस कर, आर्यन। सोफिया खुद को रोक नहीं पाए और उसे रोकने के लिए आगे आए। उसने सोचा कि ट्रॉय को उसकी सजा मिल चुकी थी और अब इसे रोक देना चाहिए, इससे पहले कि चीजें बेकाबू हो जाएं। आर्यन ट्रॉय को सबक सिखाने में इतना तल्लीन था कि उसने सोफिया की बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ ही सेकंड में आर्यन की लात ट्रॉय के बाएं हाथ पर जा लगी। पलक झपकते ही आर्यन ने ट्रॉय को पूरी तरह अपंग कर दिया। ट्रॉय की दर्दनाक चीख हवा में गूंज उठी क्योंकि वह अपने टूटे हुए अंगों के असहनीय दर्द को और सहन नहीं कर पाया। खाने वाले लोग आखिरकार अपनी आंखें ढकने लगे क्योंकि वे इस भयानक दृश्य से स्तब्ध थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे रेस्तरां में ऐसा कुछ देखेंगे। मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अपनी बची खुची ताकत के साथ ट्रॉय ने एक और धमकी मुरमुराई। आखिरकार उसकी सारी ताकत खत्म हो गई और वह बेहोश हो गया। आर्यन, सोफिया तब हैरान रह गई जब उसने देखा कि ट्रॉय बेहोश हो गया। चिंतित होकर उसने आर्यन की ओर मुड़कर पूछा, तुमने उसे मार तो नहीं दिया ना? वह मरा नहीं है। चिंता मत करो, आर्यन ने सिर हिलाते हुए कहा। निश्चिंत रहो आंटी सोफिया, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। मैंने उसकी जान बख्श दी क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं सिर्फ उसके हाथ पैर तोड़ूंगा। ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो तो मैं तुम पर भरोसा करती हूं। सोफिया ने राहत की सांस ली, लेकिन ट्रॉय का राख जैसा चेहरा देखकर वह खुद को रोक नहीं पाए और पूछा, लेकिन वह बहुत दयनीय लग रहा है। आर्यन ने उस आदमी पर एक नजर डाली जो जमीन पर मरे हुए कुत्ते की तरह पड़ा था। उसने सोफिया की ओर मुड़कर कहा, मुझे नहीं पता था कि वह इतनी आसानी से बेहोश हो जाएगा। मैं तो चाहता था कि वह घुटने टेककर तुमसे माफी मांगे, लेकिन लगता है अब मैं उसे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। कितना कमजोर! मुझे डर है कि अब तुम बड़ी मुसीबत में हो। आर्यन को इतना बेफिक्र देखकर सोफिया ने एक और आह भरी। तुम बहुत आगे बढ़ गए। अगर तुमने उसे सिर्फ पीटकर सबक सिखाया होता तो मैं तुम्हें जेलस से बचा सकती थी, लेकिन अब तुमने उसके सारे अंग तोड़ दिए और उसे अपंग कर दिया। उसका परिवार निश्चित रूप से तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगा। तुम्हें इतनी जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए था, आर्यन। ट्रॉय भले ही एक जर्क हो, लेकिन वह प्रभावशाली जेलर परिवार से है। अब जब वह अपंग हो गया है, उसके परिवार वाले इसे निश्चित रूप से यूं ही नहीं छोड़ेंगे। निश्चिंत रहो आंटी सोफिया। आर्यन ने उसे सांत्वना भरी मुस्कान दी। जेलर्स में क्या डर है? वे मुझसे क्या कर सकते हैं? अगर उन्होंने मेरे पीछे पड़ने की हिम्मत की तो मैं उनके पूरे परिवार को एक बार में नष्ट कर दूंगा। क्या तुम्हें नहीं पता कि शिमला में जेलर्स कितने ताकतवर हैं? सोफिया उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। उसने समझाना जारी रखा, शिमला की आधी संपत्तियां उनकी हैं और उनका अंडरग्राउंड सोसाइटी से भी गहरा कनेक्शन है। उनके लिए हमें खत्म करना बच्चों का खेल होगा। मुझे नहीं लगता कि मेहरा परिवार हमें इस आपदा से बचा सकता है। हालांकि मैं मेहरा परिवार का हिस्सा हूं, मुझे यकीन है कि परिवार सिर्फ मेरी रक्षा के लिए जेलर्स के साथ रिश्ते नहीं तोड़ेगा। वे शायद मुझे जेलर्स को सौंप दे ताकि उस परिवार के प्रति अपनी वफादारी दिखा सकें। क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है तो क्या? सोफिया की बात सुनने के बावजूद आर्यन बेफिक्र रहा। मुझे परवाह नहीं कि वे कितने ताकतवर हैं। अगर उन्होंने तुम्हें तंग करने की हिम्मत की तो मैं जेलर परिवार को नष्ट कर दूंगा। आर्यन, तुम वाकई! उसकी बातों ने सोफिया को हैरान कर दिया। हे भगवान, वह इतना निडर है कि उसने वाकई जेलर परिवार को नष्ट करने की सोची।
शिमला में उसके अलावा और कौन ऐसी बात कहने की हिम्मत करता है? छोड़ो, उनकी चिंता मत करो। सोफिया तंग आ चुकी थी। चूंकि हमने उन्हें नाराज कर दिया है, अब इस पर बहस करने का कोई फायदा नहीं। उसने सोचा कि आर्यन कभी नहीं समझेगा कि जेलर परिवार शिमला में कितना प्रभावशाली और डरावना है, चाहे वह कितना भी समझाए। बिल्कुल, जेलर परिवार हो या रावल परिवार, जो भी तुम्हें तंग करने की हिम्मत करेगा, मैं उसे खत्म कर दूंगा, आर्यन ने मजाक में कहा। तुरंत सोफिया ने उसकी ओर आंखें मटकाईं और उसका माथा थपथपाने के लिए हाथ उठाया। आर्यन, तुम मेरे साथ मजाक करने की हिम्मत कैसे करते हो? फिर से करना चाहती हो? उसने तेजी से बचाव किया और जल्दी से दरवाजे की ओर भागा। नाराज होकर सोफिया भी उसके पीछे पीछे चली। कोई भी दोनों को रोकने की हिम्मत नहीं कर सका क्योंकि वे इस तरह से बाहर निकल गए। खैर, वह मिस सोफिया थी। ट्रॉय की सजा सबके सामने साफ थी, तो कोई भी अब बेवजह दखल देने की हिम्मत नहीं करता। लगभग आधे घंटे बाद एक टैक्सी ग्रैंड एमेथिस्ट रेजिडेंसेस के सामने रुकी। प्रवेश द्वार पर एक सिक्योरिटी गार्ड था जो 24/7 पहरा देता था। सोफिया को देखते ही उसने तुरंत सम्मानपूर्वक झुककर अभिवादन किया। मोहल्ले के अंदर एक पानी का फव्वारा और एक रॉकरी थी जिससे पानी लगातार बह रहा था। फव्वारे के नीचे कई सुनहरी मछलियां तैर रही थीं। भले ही यह कोई हाई एंड मोहल्ला नहीं था, बगीचा अच्छी तरह से रखा गया था और चारों ओर कई फूल और गमले में पौधे थे। कभी कभी बच्चे भी इधर उधर दौड़ते रहते थे। इस मोहल्ले में किराया कितना है? आर्यन ने टहलते हुए बेफिक्री से पूछा। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम शिमला में एक अपार्टमेंट लेने में इच्छुक हो? सोफिया ने अपनी चाल रोककर उसकी ओर मुड़ा। अगर तुम्हारा यह इरादा है तो इस मोहल्ले में मत खरीदो। यह अब नया विकसित क्षेत्र नहीं है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट और मेंटेनेंस सबसे अच्छा नहीं है। सर्दियों में कई बार हीटर काम नहीं करता और हम ठिठुरते रहते हैं। नहीं, मैं बस उत्सुक था। आर्यन हंसा। सच तो यह है कि शिमला में उसका एक निवास था, असुरा पैलेस। इसे असुरा ऑफिस ने तब बनवाया था जब उन्होंने शहर पर कब्जा किया था। हालांकि वह वहां सिर्फ कुछ दिन रहा था, इससे पहले कि वह सीक्रेट ब्लैक जेल में बंद हो गया। किसी को नहीं पता कि वह जगह अब एक सुनसान जमीन बन चुकी है या नहीं। इस मोहल्ले में किराया सस्ता नहीं है। जब मैंने इसे खरीदा था तब ये 5 से 6 हजार प्रति वर्ग फुट था। अब ये बढ़कर लगभग 8 से 9 हजार हो गया है। सोफिया ने अपने फोन पर एक्सेस की कार्ड स्वाइप करते हुए समझाया। अगर तुम शिमला में एक अपार्टमेंट खरीदना चाहते हो तो मैं अपने दोस्त से कहूंगी कि वह तुम्हें एक नए मोहल्ले की सिफारिश करे। इसकी कीमत यहाँ के बराबर होगी, लेकिन पर्यावरण और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बहुत बेहतर है। मेरे पास अभी भी कुछ मिलियन है। तो अगर तुम्हें पैसे की कमी हो तो मैं तुम्हारी डाउन पेमेंट में मदद कर सकती हूँ। मैं सचमुच कुछ खरीद नहीं रहा, मैं बस पूछ रहा था। आर्यन को सोफिया की तैयारियों पर हंसी आ गई। उसने यह विषय बस यूं ही छेड़ा था, फिर भी वह उसकी डाउन पेमेंट के लिए पैसे देने को तैयार थी। तो पहले मेरे यहाँ रहो। जब तुम खरीदना चाहो तो मुझे बता देना, उसने मुस्कुराते हुए कहा और लिफ्ट के अंदर बिल्डिंग के 25वें स्तर का बटन दबाया। वैसे भी मैंने डाउन पेमेंट के लिए राशि तैयार कर रखी है। इसे अपनी शादी के लिए तोहफा मान लेना। लेकिन सच कहूं, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं तुम्हें अपना अपार्टमेंट भी गिफ्ट कर सकती हूँ। इसकी जरूरत नहीं, आंटी सोफिया। मेरे पास शिमला में रहने की जगह है। आर्यन उसकी उत्साह से काफी हैरान था। वैसे भी मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। सच तो यह है कि भले ही उसे अपने बैंक कार्ड में बची राशि का पता नहीं था, फिर भी अगर वह शिमला में एक अपार्टमेंट खरीदना चाहता तो उसके लिए यह पर्याप्त से ज्यादा था। अगर वह एक विला खरीदना चाहता तब भी कोई समस्या नहीं होती। ठीक है, ठीक है। मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है। सोफिया ने भले ही इन शब्दों से उसे शांत किया, लेकिन उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था।
वह 10 साल की उम्र में मेहरा परिवार से निकाल दिया गया था। 10 साल से ज्यादा समय तक बेघर रहने के बाद यह आदमी कैसे पैसे की कमी नहीं महसूस कर सकता। उसके भावनाओं का ख्याल रखते हुए उसने उसे बेनकाब नहीं करने का फैसला किया। लिफ्ट से बाहर निकलने पर उसने अपने अपार्टमेंट के बाहर फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली का उपयोग करके दरवाजा खोला। जैसे ही वह अंदर कदम रखा, एक हल्की सुखद खुशबू उसकी नाक में घुसी। हवा में धुएं या धूल का एक भी कण नहीं था, केवल साफ सफाई और औरतों की एक अनूठी खुशबू। बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने लाती हूँ। सोफिया ने अपनी चप्पलें बदली और किचन में फ्रिज की ओर बढ़ी। इस बीच आर्यन लिविंग रूम के बालकनी में गया। उस कोण से नीचे देखने पर उसे एहसास हुआ कि वह शिमला का लगभग आधा हिस्सा देख सकता है। सूरज ढलने की सुनहरी रोशनी में यह नज़ारा बेहद खूबसूरत लग रहा था। नज़ारा कैसा है? सोफिया उसके पास आए और उसे पानी की एक बोतल दी। बुरा नहीं है। आर्यन ने बोतल खोली और एक घूंट पिया। अगर तुम्हें ये पसंद है तो यहाँ थोड़ा और रुको, उसने मुस्कुराते हुए कहा। यह असुविधाजनक नहीं होगा क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ। ओह हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। अपनी बात पूरी करके उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे गेस्ट रूम की ओर खींच लिया। इसी तरह गेस्ट रूम भी साफ और सुव्यवस्थित था। यहाँ एक भी धूल का कण नहीं था। कमरे में एक आधुनिक न्यूनतम स्पर्श था। सफेद और काले रंग का तीव्र विरोध सोफिया की शैली से मेल खाता था, बाहर से कमजोर लेकिन अंदर से बेहद मजबूत। मैंने इस कमरे को बहुत पहले सजाया था, लेकिन यहाँ कभी कोई नहीं रहा। मैं हमेशा खुद से पूछती थी कि मैंने ये किसके लिए किया, लेकिन लगता है अब मुझे इसका जवाब मिल गया है। ये तुम्हारे लिए है। सोफिया ने हंसते हुए चादर को सीधा किया और आर्यन के लिए कंबल बिछाया। ये कल्पना करना मुश्किल था कि उसमें इतना गुणी पक्ष भी था। आज रात यहाँ रुको। वैसे क्या तुम्हें अब भी अकेले सोते समय अंधेरे से डर लगता है? उसने उसे शरारती नजरों से देखा। जब आर्यन छोटा था, वह अक्सर अंधेरे से डरने की वजह से सोफिया से कहानियां सुनाने की जिद करता था। यहाँ तक कि वह बेशर्मी से उसके बिस्तर पर लेट जाता था, हिलने से मना करता था। सोफिया ने ये टिप्पणी सिर्फ इसलिए की क्योंकि वह आर्यन का मजाक उड़ाना चाहती थी। आंटी सोफिया, मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं अब वह छोटा लड़का नहीं हूँ जिसे तुम नखरे वाला कहती थी कई साल पहले। आर्यन हैरान रह गया। मैं पहले से ही 20 साल का हूँ, वो मुझे अभी भी छोटे लड़के की तरह क्यों मान रही है? टॉय बॉय क्या ऐसा है? सोफिया ने आर्यन को देखा और हंसी। मुझे क्यों नहीं दिखता? लेकिन वैसे भी तुम कितने भी बड़े हो जाओ, मेरी नजरों में तुम हमेशा 10 साल पहले का वह नखरे वाला लड़का ही रहोगे। ठीक है, अब मुझे फेस मास्क लगाने और कुछ नींद लेने का समय है। अपने आप को घर जैसा समझो, नखरे वाले। आर्यन की प्रतिक्रिया की परवाह किए बिना उसने ये कहने के बाद अपनी कमर मटकाते हुए कमरे से बाहर निकल गई, उसे अकेला छोड़कर चेहरे पर नाराजगी के साथ। वह कुछ कहने में असमर्थ था और उसने आह भरी। थोड़ी देर बाद कमरे के बाहर से पानी बहने की आवाज के साथ हल्का संगीत सुनाई देने लगा। आर्यन पैर मोड़कर बैठ गया। पलक झपकते ही एक हल्की सुनहरी आभा ने उसे घेर लिया, क्योंकि उसने प्राचीन पवित्र ड्रैगन तकनीक का उपयोग शुरू कर दिया। पहला चक्र, फिर दूसरा। काफी समय बाद आकाश पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। आर्यन ने एक गंदी हवा का गोला उछाला और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अभी भी वहां नहीं पहुंचा। आर्यन ने सिर हिलाया, उसकी भौहें हल्के से सिकुड़ी हुई थीं। उसके पास प्राचीन पवित्र ड्रैगन तकनीक का केवल आधा हिस्सा था, दूसरा आधा अभी तक कहीं नहीं मिला था। तकनीक के दूसरे आधे हिस्से के बिना उसके लिए आगे बढ़ना लगभग असंभव था। एक रुकावट का सामना करते हुए उसकी तकनीक की महारत आज तक वही रही। बैम बैम बैम। जैसे ही वह उठकर तरोताजा होने वाला था, किसी ने दरवाजा खटखटाया। अगले ही पल सोफिया की आवाज कमरे के बाहर से आए। आर्यन, क्या तुम सो गए? अंधेरा होने वाला है। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? आ रहा हूं।
वह आदमी जल्दी से खड़ा हुआ और दरवाजा खोलने के लिए दौड़ा। बाहर सोफिया पहले ही एक अच्छी फिटिंग वाली क्रीम रंग की मैक्सी ड्रेस में बदल चुकी थी, जो उसकी फिगर को और निखार रही थी। वह आकर्षक कर्व्स, उसकी चीनी मिट्टी जैसी त्वचा के साथ, जो रेशम की तरह चिकनी और सबसे बेहतरीन साटन की तरह नाजुक थी, निश्चित रूप से कई महिलाओं को हीन महसूस करा देती। उठो और पहले कुछ खा लो, मैंने डिनर बना लिया है। आर्यन को दरवाजा खोलते देख वह डाइनिंग एरिया की ओर बढ़ी। डाइनिंग टेबल पर स्वादिष्ट खाने की एक श्रृंखला थी, जिसमें ग्रिल्ड स्टेक, टोस्ट, फ्रूट जूस और दूध शामिल थे। क्या तुम सामान्य रूप से यही खाते हो? टेबल पर फैले खाने को देखकर आर्यन को थोड़ा गुस्सा आया। ये कुछ स्टेक के टुकड़े तो मुझे भरने के लिए भी काफी नहीं है। ये छोटा सा फैलाव दो वयस्कों को कैसे खिला सकता है? हाँ, ये हेल्दी डाइट मेरी पसंदीदा थी जब मैं पहले विदेश में रहती थी। सोफिया ने उसे कटलरी का एक सेट पास किया और बैठ गई। मैं डाइट पर हूं, तो मैं थोड़ा ही खाऊंगी। यहाँ बाकी सारा खाना तुम्हारा है। तुम लड़कियां हमेशा डाइट पर क्यों रहती हो? आर्यन ने जो सुना उससे वह हैरान रह गया। ये सिर्फ आंटी सोफिया ही नहीं, कियारा भी डाइट पर है। लेकिन उनकी फिगर पहले से ही सबसे अच्छी स्थिति में है। फिर भी उन्हें लगातार डाइट पर क्यों रहना पड़ता है? तुम्हें क्या पता? सोफिया खुद को रोक नहीं पाए और उसकी ओर आंखें मटकाए। एक औरत की फिगर को लगातार मेंटेन करना पड़ता है। बिना खाने को कम किए हम अपने कर्व्स को कैसे मेंटेन करें? उसकी ओर एक नज़र डालकर आर्यन ने सिर्फ सिर हिलाया और फिर अपनी कांटा उठाकर खाना मुंह में डाला। कुछ ही मिनटों में उसने प्लेट पर सारे स्टेक साफ कर दिए। लेकिन उन कुछ टुकड़ों से उसका पेट भरने का कोई सवाल ही नहीं था। जब से उसने प्राचीन पवित्र ड्रैगन तकनीक शुरू की थी, उसकी भूख और खाने की मात्रा सामान्य व्यक्ति की तुलना में दोगुनी या तिगुनी हो गई थी। क्या तुम अभी भी भूखे हो? ये देखकर कि उसने कुछ ही मिनटों में स्टेक की प्लेट चट कर दी, सोफिया को एहसास हुआ कि शायद खाना उसे भरने के लिए काफी नहीं था। हाँ, आर्यन ने तुरंत सिर हिलाया। लगता है मैंने तुम्हें कम आंका। उसकी प्रतिक्रिया पर वह हंसी। हमें अलग हुए कुछ ही साल हुए हैं। तुम्हारी भूख इतनी बड़ी कब हो गई? यहाँ रुको, नखरे वाले। मैं तुम्हारे लिए और खाना बनाती हूँ। ये कहकर उसने अपनी मैक्सी ड्रेस उठाए और किचन की ओर बढ़ गई। उसी समय उसका फोन बजा। इस समय कौन मुझे फोन करेगा? उसने अपना फोन निकाला और आर्यन की ओर देखते हुए चिल्लाए, 1 मिनट। मैं पहले एक कॉल लेती हूँ। जैसे ही उसने बात खत्म की, उसने जवाब बटन दबाया। स्क्रीन पर लिडिया का खूबसूरत चेहरा था। सोफिया, तुम कहाँ हो? मैं घर पर हूँ। क्या बात है? क्या लगता है? तुम वाकई कमाल हो, सोफिया। मुझे नहीं पता था कि तुम में ट्रॉय को पीटने की हिम्मत है। लिडिया की आवाज फोन के जरिए इतनी जोर से गूंजी कि आर्यन भी सुन सकता था। तुम्हें कैसे पता, लिडिया? उसकी बात सुनकर सोफिया का चेहरा उतर गया। किससे सुना? क्या पूछने की जरूरत है? लगता है तुमने नहीं सुना। खबर पूरे शिमला में फैल चुकी है। अफवाह है कि एक टॉय बॉय ने एक खूबसूरत लड़की के लिए बहुत कुछ किया और ट्रॉय को बुरी तरह पीटा। उसके हाथ पैर भी तोड़ दिए। सोफिया, क्या ये सच है? वह टॉय बॉय कौन है? जल्दी मुझे दिखाओ, मैं देखना चाहती हूँ कि वह अच्छा दिखता है या नहीं। ये स्पष्ट था कि लिडिया की आवाज में वाक्य के अंत में मजाक का एक पुट था। फिर भी सोफिया अपने चेहरे पर मुस्कान भी नहीं ला पाए। इसके बजाय उसने अपनी भौहें इतनी जोर से सिकोड़ ली कि गहरी सिलवटें पड़ गईं। यह मजाक नहीं है, लिडिया। सोफिया साफ तौर पर परेशान थी। शायद दूसरों को नहीं पता कि वह कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ गया है। लेकिन तुम तो नहीं जानती। क्या तुम्हें लगता है कि जेलर परिवार उसे इतनी बुरी तरह पीटने के बाद आसानी से छोड़ देगा? तो ये सच है। सोफिया का चेहरा देखकर लिडिया को यकीन हो गया कि यह वाकई गंभीर मामला था। उस टॉय बॉय ने वाकई ट्रॉय को पीटा और उसके हाथ पैर तोड़ दिए। हाँ, उसने किया। सोफिया के चेहरे पर असहायता थी। तो
वो टॉय बॉय अब कहाँ है? जल्दी मुझे दिखाओ। मैं देखना चाहती हूँ कि किसने ट्रॉय के हाथ पैर तोड़ने की हिम्मत की। कौन सा टॉय बॉय? वह मेरा भतीजा है। सोफिया ने लिडिया को गुस्से से घूरा और समझाया। तुम्हारा भतीजा? तुम्हें भतीजा कब से हुआ? लिडिया हैरान थी, लेकिन जल्द ही उसने अपनी आंखें चौड़ी की जैसे उसे कुछ याद आया हो। सोफिया, तुम जिस भतीजे की बात कर रही हो वह वही है जो 10 साल से ज्यादा समय पहले गायब हो गया था, है ना? उसका नाम क्या है? आर्यन, सही। हाँ, वही। तुमने उसे ढूंढ लिया तुरंत? लिडिया हैरान थी। क्या तुमने नहीं कहा था कि इतने लंबे समय तक गायब रहने के बाद कोई नहीं जानता कि वह जिंदा है या मर गया? तुमने उसे कैसे ढूंढ लिया? यह एक लंबी कहानी है। मैं इससे तुम्हें बाद में समझाऊंगी। सोफिया जाहिर तौर पर उस मामले के बारे में बात करने के मूड में नहीं थी। फिर भी लिडिया ने और सवाल करने से बाज नहीं आए। और कितना इंतजार करवाओगी? इससे बेहतर समय और कोई नहीं। क्या तुमने नहीं कहा कि तुम घर पर हो? वहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे घर आ रही हूँ। डॉज मत करना, रुको। सोफिया ने जैसे ही सुना कि खूबसूरत लिडिया आधी रात को उससे मिलने आ रही है, उसने मना करने की कोशिश की। हालांकि लिडिया ने उसे बोलने से पहले ही टोक दिया। बस, कुछ मत कहो, मैं जल्दी वहां पहुंच रही हूं। अपने उस टॉय बॉय भतीजे को मुझसे छुपाने की हिम्मत मत करना। मैं उस लड़के को अच्छे से देखना चाहती हूं जिसने ट्रॉय को पीटा। लिडिया ने बात खत्म करते ही फोन काट दिया, सोफिया को मना करने का मौका नहीं दिया। लिडिया, तुम फोन पर बीप की आवाज सुनकर जो बता रही थी कि कॉल खत्म हो चुकी है। सोफिया ने निराश होकर आर्यन की ओर देखा। मेरी सबसे अच्छी दोस्त थोड़ी देर बाद आ रही है। सुना, उसने बेफिक्री से जवाब दिया। वह कह रही थी कि वह तुम्हें देखना चाहती है। मैं उससे रोक नहीं सकती। सोफिया ने सांस लेने के लिए रुककर कहा, वह पागल है। जब वह यहां आएगी तो तुम उसे नजरअंदाज कर सकते हो। बस ऐसा दिखाओ कि तुम उसे देख नहीं रहे। वह पागल है। वह हैरान था। सोफिया शांत स्वभाव की है। वह ज्यादा बात करने वाली नहीं है। तो वह इतनी पागल औरत से अपनी सबसे अच्छी दोस्ती कैसे कर लेती है? वैसे वह थोड़ा जोर से बोलती है। उसके विचार बेतरतीब हैं, लेकिन वह बुरी इंसान नहीं है। वह बस थोड़ी। सोफिया ने रुककर अपने सिर पर गोल गोल इशारा किया और आगे कहा, वह बहुत अभिव्यक्तिपूर्ण है, इसलिए उससे बॉयफ्रेंड नहीं मिल सका। और तुम? वह हंसा। तुम्हारा कारण क्या है? तुम्हें बॉयफ्रेंड क्यों नहीं मिल सका? मैंने रिलेशनशिप में न होने का फैसला किया। तुम्हारा यह मतलब कि मुझे बॉयफ्रेंड नहीं मिल सका? सोफिया ने उसे घूरा। कई लड़के तो सिर्फ मेरे साथ डेट करने के लिए लाइन में खड़े हैं। सचमुच? फिर मैंने एक भी क्यों नहीं देखा? वह हंसा। तुम? सोफिया उसकी टिप्पणी का जवाब देना चाहती थी। फिर उसे एहसास हुआ कि वह उसका मजाक उड़ा रहा है जब उसने उसकी आंखों में शरारती चमक देखी। उस पल सोफिया को गुस्सा आया और उसने अपना हाथ उठाकर आर्यन के सिर पर थपकी दी। तुम जैसे नखरे वाले की हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? फिर से थपकी मारने की कोशिश करो। आर्यन ने जैसे ही सोफिया का हाथ उठते देखा तुरंत बच निकला। तुमने मुझे आज कई बार मारा। क्या ये काफी नहीं है? नहीं। सोफिया ने आर्यन को घातक नजरों से घूरा। आर्यन, रुको। भागने की हिम्मत मत करना। क्या मैं बेवकूफ की तरह वहां खड़ा रहूंगा तुम्हारे मारने का इंतजार करते हुए? आर्यन ने तेजी से मुड़कर भागने की कोशिश की, उसे पास आने का मौका नहीं दिया। आर्यन मेहरा। आर्यन को झुकने से मना करते देख उसका गुस्सा भड़क उठा। उसकी सभ्य औरत वाली छवि तब धुएं की तरह उड़ गई। अब तुम बड़े हो गए हो, है ना? अब तुम अपनी आंटी सोफिया की बात क्यों नहीं सुनते? मैं चाहती हूं कि तुम वहीं खड़े रहो और हिलो मत। सोफिया ने आखिरकार अपना आंटी कार्ड खेला। कोई चारा न होने पर आर्यन ने निराश होकर वहीं खड़े रहकर उसे अपनी संतुष्टि के लिए मारने दिया। ऐसे ही होना चाहिए। सोफिया ने आर्यन के सहयोग से संतुष्ट होकर खुशी से हंसी।
अब यह मेरा अच्छा सा भतीजा है। आर्यन पूरी तरह तंग आ चुका था। कोई नहीं सोचेगा कि एक ऐसा आदमी जिसने लाखों सैनिकों का नेतृत्व किया और कई देशों को जीता के किया, उसे अच्छा छोटा भतीजा कहा जाएगा। लेकिन उसके सामने मैं खुद हो सकता हूँ। मुझे कोई मुखौटा पहनने या किसी और की तरह व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। उस पल में मैं वह भयानक असुरा नहीं हूं जो अनगिनत लोगों के जीवन को नियंत्रित करता है। मैं सिर्फ आर्यन मेहरा हूं। डिंग डोंग। अचानक जब वे मजाक कर रहे थे और हंस रहे थे, तब डोरबेल बजी। जब सोफिया ने दरवाजा खोला तो बाहर एक लाल कोट वाली खूबसूरत महिला खड़ी थी। आर्यन आखिरकार उस पागल औरत को अच्छे से देख सकता था जो सोफिया की सबसे अच्छी दोस्त थी। वह लगभग 30 साल की लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा उससे छोटा दिखता था। उसने अपनी खूबसूरती को संभालने में बहुत मेहनत की होगी। उसके चेहरे पर हल्का मेकअप उसकी उत्कृष्ट चेहरे की विशेषताओं को ढक नहीं रहा था, बल्कि उन्हें और निखार रहा था और उसके शानदार चेहरे में कामुकता जोड़ रहा था। सोफिया, कितना समय हो गया। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। लिडिया जैसे ही घर में कदम रखी, सोफिया की बाहों में दौड़ पड़ी। सोफिया की शांत प्रकृति की तुलना में वह बहुत ज्यादा जीवंत थी, जैसे ऊर्जा का एक गोला। क्या हम कल ही नहीं मिले थे? सोफिया ने थकी हुई सांस के साथ उसे धक्का दिया, फिर आर्यन की ओर मुड़ी। आर्यन, मैं तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त लिडिया से मिलवाती हूँ। लिडिया, यह मेरा भतीजा आर्यन है। वाह, तो तुम सोफिया का वह गुमशुदा भतीजा हो जो 10 साल से ज्यादा समय से गायब था। लिडिया की आंखें उस पल चमक उठी जब आर्यन उसकी नजरों में आया। मैंने सोफिया से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना था। मुझे नहीं लगा था कि वह इतने सालों बाद तुम्हें वाकई ढूंढ लेगी। पहले बैठो। सोफिया ने लिडिया को लिविंग रूम में खींच लिया, ये देखकर कि वह घर में घुसते ही बोलना बंद नहीं कर रही थी, उसे अस्थायी रूप से चुप कराने की उम्मीद में। कुछ पीना है? सोफिया ने लिडिया के बैठने के बाद पूछा। कुछ भी चलेगा। लिडिया को सोफिया के सामने कोई संकोच नहीं था। उसने सोफे पर पैर मोड़कर आराम से बैठ लिया। हाय हैंडसम, तुम कितने साल के हो? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? अगर नहीं है तो क्या तुम एक लेने पर विचार कर रहे हो? तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं अगर वह तुमसे बड़ी हो? तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? मैं शादीशुदा हूँ। आर्यन ने लिडिया के सारे सवालों में से सिर्फ एक का जवाब दिया। उसकी आंखें उसके अप्रत्याशित जवाब पर चौड़ी हो गईं। तुम पहले से शादीशुदा हो? क्या ये सच है? हाँ, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? आर्यन ने बेफिक्री से जवाब दिया। लिडिया ने जब पता चला कि आर्यन शादीशुदा है तो निराशा की सांस छोड़ी। उसके चेहरे पर निराशा छा गई। मैंने तो आज बाहर निकलने से पहले मेकअप को और टचअप करने में इतनी मेहनत की थी, सिर्फ ये सुनने के लिए कि तुम पहले से शादीशुदा हो। कितनी निराशा। अचानक लिडिया ने फिर से आर्यन की ओर तेजी से देखा। तो क्या तुम्हें एक और गर्लफ्रेंड रखने में कोई दिक्कत होगी? हाँ, मुझे दिक्कत है। आर्यन ने उसे सीधा जवाब दिया। उसे नजरअंदाज करो आर्यन, वह पागल है। सोफिया ने लिडिया को तेज नजरों से घूरा। तुम आधी रात को यहाँ क्यों आए? मत बताओ कि तुम सिर्फ आर्यन को देखने आए हो। बिल्कुल, और मैं आधी रात को यहाँ क्यों आती? लिडिया ने स्वाभाविक रूप से जवाब दिया, मैं उस लड़के को अच्छे से देखना चाहती थी जिसने ट्रॉय को पीटा। मैंने सुना कि वह टॉय बॉय जैसा दिखता है। कौन सा टॉय बॉय? वह टॉय बॉय नहीं है। सोफिया को किसी और के आर्यन को टॉय बॉय कहने पर गुस्सा आया। उसके इस लुक के साथ वह निश्चित रूप से इसके लिए क्वालिफाई करता है। लिडिया ने मुंह बनाया। वह इस चेहरे के साथ अभी बॉय बैंड में शामिल हो सकता है। हाय हैंडसम, सेलिब्रिटी बनने में कोई इंटरेस्ट? मैं तुम्हें अपने एक दोस्त से मिलवा सकती हूँ। उसके पास एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है और उसके पास कई सेलिब्रिटीज हैं। तुम्हारे इस लुक के साथ तुम्हें किसी कॉस्मेटिक सर्जरी की जरूरत नहीं। तुम अभी डेब्यू कर सकते हो। संगीता, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। आर्यन ने सिर हिलाकर उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया।
उसे उसके ऑफर में जरा भी लालच नहीं था। सचमुच। आर्यन के बेपरवाह लुक पर लिडिया के चेहरे पर निराशा छा गई। तुम्हारे इतने अच्छे लुक का क्या फायदा? इतने अच्छे लुक को बड़े पर्दे पर न दिखाना बहुत बर्बादी है। तुम निश्चित रूप से एक आइडल बनने के लिए बने हो। हालांकि आर्यन का लुक उन भारतीय सेलिब्रिटीज से अलग था, जिनके लड़कियों को एक नज़र में दीवाना बनाने वाले 22 लुक थे, फिर भी उसके पास शानदार चेहरे की विशेषताएं थी, जैसे कि भगवान ने खुद उन्हें तराशा हो। मुझे उसमें कोई खामी नहीं दिखती। शायद वह थोड़ा सांवला है। खैर, यह नहीं कि वह सांवला है। ये ज्यादा इस बात से है कि उसने अपनी त्वचा की देखभाल नहीं की। उसने इन सालों में इसे धूप और सूखी हवा के सामने बिना देखभाल के छोड़ दिया। इसलिए उसकी त्वचा थोड़ी खुरदरी है। लेकिन ये कोई गंभीर खामी नहीं है, क्योंकि यह उसकी मर्दानगी को और बढ़ाता है। आजकल के पुरुष सेलिब्रिटीज या तो कमजोर दिखते हैं या बीन पोल की तरह पतले। मुझे चिंता होती है कि हल्की सी हवा भी उन्हें उड़ा ले जाएगी। वे बिल्कुल मर्दाना नहीं हैं। उसे सेलिब्रिटी बनने की क्या जरूरत? आर्यन सेलिब्रिटी नहीं बनने वाला। सोफिया ने लिडिया की ओर आंखें मटकाई। हमारे परिवार में पहले से ही एक मेगास्टार है, तो हमें एक और की जरूरत नहीं। तुम्हारे परिवार में मेगास्टार कब से हुआ? लिडिया ने हैरानी से सिर झुकाया। मैं सोफिया के साथ इतने सालों से दोस्त हूं, तो फिर मैंने कभी मेहरा परिवार में मेगास्टार होने की बात क्यों नहीं सुनी? ये बहुत पहले की बात है। सोफिया ने लिडिया की ओर मजाकिया मुस्कान के साथ देखा। क्या तुमने पहले भारतीय संगीत दृश्य की रानी संगीता के बारे में सुना है? बिल्कुल सुना है। संगीता का जिक्र होने पर लिडिया की आंखें चमक उठीं। मैं उनकी फैन हूं। जब मैं छोटी थी, मैं हर दिन उनके गाने सुनती थी। मेरे पास उनके एल्बम का एक गुप्त संग्रह भी था। मेरे पास उनका लगभग हर एल्बम है, लेकिन उनका अंत दुखद था। लिडिया अंत में आगे नहीं बोल पाए। कौन सोच सकता था कि उभरती हुई मेगास्टार संगीता संगीत उद्योग से रिटायर हो जाएंगी। उन्होंने इसके बाद कोई और एल्बम रिलीज नहीं किया और न ही गाया। वे मनोरंजन उद्योग में और दिखाई नहीं दी। उनके बारे में अफवाहें थीं कि उन्होंने एक अमीर परिवार में शादी कर ली, और कुछ ने कहा कि उन्होंने अपनी प्रतिभा खो दी। लेकिन मैंने कभी उन अफवाहों पर विश्वास नहीं किया। खैर, उनके अमीर परिवार में शादी करने या प्रतिभा खो देने की बकवास क्या थी? ये तो बस घृणित लगता था। संगीता जैसी मेगास्टार अपनी प्रतिभा कैसे खो सकती थी? कभी नहीं। यह असंभव था। मुझे नहीं लगा था कि संगीता की आखिरी बार मनोरंजन पत्रिका की खबर में उनकी मृत्यु की खबर होगी। वह एक कार दुर्घटना में मर गईं। जब मुझे ये खबर मिली तो मैं स्तब्ध रह गई। मैं इतनी हैरान थी कि पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। वास्तव में यह ऐसा था जैसे मैं इसे मानने से इनकार कर रही थी। लेकिन संगीता का मेहरा परिवार से क्या संबंध था? सोफिया, तुम संगीता के बारे में क्यों पूछ रही हो? क्या उनका मेहरा परिवार से कोई संबंध था? लिडिया खुद को रोक नहीं पाए और पूछ लिया। तुम्हें नहीं पता? सोफिया ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने मेरे भाई अनिरुद्ध से शादी की थी, इसलिए उन्होंने मनोरंजन उद्योग से जल्दी रिटायरमेंट लिया। क्या? लिडिया की आंखें इस खबर पर चौड़ी हो गईं। तो तुम कह रही हो कि संगीता के मनोरंजन उद्योग से रिटायर होने की अफवाह क्योंकि उन्होंने एक अमीर परिवार में शादी की थी, ये सच थी? और वह भी मेहरा परिवार में? मेहरा परिवार को अमीर परिवार नहीं माना जा सकता। सोफिया ने लिडिया की गलत जानकारी पर घूरा। उस समय कई अमीर परिवारों के बेटे उनके पीछे पड़े थे। मेरी जानकारी के अनुसार शिमला के 4 प्रमुख परिवारों में से एक का वारिस भी उनमें से एक था। उनकी तुलना में मेहरा परिवार को तो अमीर भी नहीं माना जा सकता। ये सच है। लिडिया ने सिर हिलाया। जेला परिवार की भी शिमला के 4 प्रमुख परिवारों से तुलना नहीं की जा सकती। वे शिमला के कुलीन परिवार थे। रुको एक सेकंड। लिडिया ने चौड़ी आंखों के साथ आर्यन की ओर सिर झटका। सोफिया, तुमने कहा कि संगीता ने तुम्हारे भाई अनिरुद्ध से शादी की थी। तो क्या आर्यन संगीता का बेटा नहीं है? बिल्कुल।
तुम्हें अब जाकर यह बात समझ आए। सोफिया ने लिदिया को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारा भतीजा इतना हैंडसम है। उसने निश्चित रूप से संगीता से अच्छा लुक विरासत में लिया होगा। लिदिया सोफिया के संदेह की पुष्टि होने पर और करीब झुकी। उसका चेहरा इतना करीब था कि उनके होंठ लगभग छू रहे थे। तुम उनसे बहुत मिलते हो। लिदिया ने आर्यन की चेहरे की विशेषताओं को स्कैन किया और सांस ली। अगर तुमने नहीं बताया होता तो मुझे समानताएं भी नहीं दिखती। अब जितना मैं उसे देखती हूं उतना वह उनसे मिलता है। उनकी भौहें, आंखें और यहां तक कि नाक भी एक जैसी हैं। आर्यन, तुमने छोटे थे तब अपनी माँ को बहुत गाते सुना होगा, है ना? लिदिया आर्यन को गौर से देख रही थी। नहीं, बहुत कम। आर्यन ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता था कि जो माँ मेरे कपड़े धोती थी, मेरे लिए खाना बनाती थी और मुझे सोने से पहले कहानियां पढ़ती थी, वह एक महान मेगा स्टार थी। मुझे इसके बारे में तब पता चला जब मैंने मनोरंजन खंड में खबर देखी। शादी से पहले उनके इतने सारे प्रशंसक थे। शादी के बाद वो एक घरेलू माँ थी। ये वह जीवन था जो उन्होंने चुना था। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि एक कार दुर्घटना ने उनके साधारण सुख के जीवन को समाप्त कर दिया। कितना दुर्भाग्यपूर्ण। लिदिया ने सांस ली। जब मैं छोटी थी, मेरा सबसे बड़ा सपना था कि मैं उनके कॉन्सर्ट टिकट के लिए पैसे बचाऊं और उन्हें लाइव गाते सुनूं। अफसोस, अब मैं वयस्क हूं और मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं, लेकिन वह अब यहां नहीं है। उसके शब्दों के बाहर निकलते ही कमरे में तनाव गहरा गया। सोफिया की नजरों में भी पछतावा था। वह खुद को संगीता का जिक्र लाने के लिए दोषी ठहरा रही थी। क्या मैं आर्यन के जख्म पर नमक नहीं छिड़क रही हूं? इस बारे में और बात नहीं करते। लिदिया, तुमने खाना खाया? मैं अभी कुछ खाना बनाने वाली थी, तुम्हारे लिए भी बनाऊं? सोफिया ने विषय बदल दिया। तुम खाना बना रही हो? लिदिया की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। सोफिया, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हें कभी खाना बनाते नहीं देखा। तो तुम भाग्यशाली हो। सोफिया ने हंसते हुए अपना एप्रन पहना और किचन की ओर बढ़ी। सोफिया को किचन में व्यस्त देखकर लिदिया ने आर्यन की ओर मुड़ा। आर्यन, देखा, तुम्हारी आंटी कितनी गुणी और खूबसूरत है, लेकिन अफसोस उनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। उसकी टिप्पणी में उसकी आंखों में शरारती चमक थी। क्या तुम्हारा भी यही हाल नहीं है? आर्यन ने उसे एक तरफा नजरों से देखा। मैं अलग हूं। मैं किसी को ढूंढ नहीं रही, वरना मेरे पीछे पड़ने वाले लड़के शिमला से लेकर पूरे भारत तक लाइन में खड़े होते। उसने घमंड से कहा, अपने लुक और फिगर पर पूरी तरह आश्वस्त। आर्यन, आज तुम पहली बार शिमला आए हो, है ना? क्या मैं तुम्हें आज रात कुछ मजा करने के लिए बाहर ले चलूं? लिदिया ने आर्यन को मुस्कुराते हुए देखा। अंडरग्राउंड बॉक्सिंग कौन सा एक्टिविटी? आर्यन ने बेफिक्री से पूछा। अंडरग्राउंड बॉक्सिंग? क्या तुमने पहले कभी नहीं देखा? जैसे ही लिदिया ने ये दो शब्द बोले, उसकी आंखें चमक उठीं। ये कल्पना करना मुश्किल था कि एक औरत को अंडरग्राउंड बॉक्सिंग मैच देखने में मजा आएगा। नहीं, आर्यन ने सिर हिलाया। हालांकि उसने इसे नहीं देखा था, उसने इसके बारे में सुना था। वह जानता था कि यह एक खतरनाक गतिविधि थी जिसमें कोई नियम या सीमाएं नहीं थीं। सबसे खराब मामलों में कोई भी अखाड़े में मर सकता था, क्योंकि जीत ही एकमात्र चीज थी जो मायने रखती थी। यह एकमात्र लक्ष्य था और प्रतियोगियों ने इसे हासिल करने के लिए क्या किया, यह मायने नहीं रखता था। आखिरकार केवल विजेता ही नकद पुरस्कार प्राप्त करते थे। दूसरी ओर हारने वालों को लोग बेरहमी से अखाड़े से बाहर निकाल देते थे। ऐसा ही था अंडरग्राउंड बॉक्सिंग। उसके जवाब ने उसे हैरान किया और वह खुद को रोक नहीं पाया और पूछ लिया, शिमला में अंडरग्राउंड बॉक्सिंग है? बिल्कुल, क्यों नहीं होगी? लिदिया ने फुसफुसाते हुए कहा, शिमला में अंडरग्राउंड बॉक्सिंग का दृश्य बहुत फल फूल रहा है। कई अमीर लोग यहाँ जुआ खेलने के लिए आते हैं और यहाँ तक कि अफवाहें हैं कि एक मैच में 100 मिलियन से ज्यादा की सट्टेबाजी हुई थी। उस आदमी की ओर देखते हुए उसने सोचा, आर्यन, तुम इतना क्यों पूछ रहे हो?
क्या तुम्हें मैच देखने में इंटरेस्ट है? ये यहाँ से दूर है, आर्यन ने पूछा। अगर यह पास है तो मुझे इसे देखने में कोई दिक्कत नहीं। वहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लिडिया ने सिर हिलाया। कार से वहां पहुंचने में लगभग आधा घंटा लगता है, लेकिन तुम्हें सोफिया को यह नहीं बताना चाहिए कि मैं तुम्हें वहां ले जा रही हूं, वरना वह मेरे साथ रिश्ता तोड़ देगी। तुमने उसे कभी वहां नहीं ले जाया। ये जानकारी आर्यन को हैरान करने वाली थी। वे इतने समय से एक दूसरे को जानते हैं, फिर भी लिडिया ने कभी सोफिया को अंडरग्राउंड बॉक्सिंग मैच में नहीं ले जाया। नहीं, लिडिया ने निराशा में सांस ली। मैंने उसे कई बार वहां देखने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसने कभी मेरे साथ जाने के लिए हामी नहीं भरी। इसलिए जब हम बाद में जाने के लिए तैयार हों तो तुम्हें उससे यह गुप्त रखना होगा कि हम वहां जा रहे हैं, वरना वह निश्चित रूप से इसका विरोध करेगी। ठीक है, आर्यन ने तुरंत सहमति जताई। ये दूसरी बार था जब वह मेहरा परिवार द्वारा त्यागे जाने के बाद शिमला आया था। अपनी पहली यात्रा पर उसे 4 असुरा गार्ड्स का नेतृत्व करके शिमला को नष्ट करना पड़ा था, इसलिए उसके पास घूमने का समय नहीं था। ऐसे में वह शिमला की खोज करने और कुछ नया अनुभव करने का अवसर कैसे ठुकरा सकता था? ये वादा है। लिडिया ने आर्यन को आंख मारी और फिर किचन में दौड़ गई। उसने सोफिया को पीछे से गले लगाया और अपना चेहरा उसके बालों में दबा दिया। सोफिया, मैं और आर्यन डिनर के बाद थोड़ा टहलने जा रहे हैं। तुम भी आना चाहती हो? तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? सोफिया ने बिना पीछे मुड़े पूछा। जब हम वहां पहुंचेंगे तब पता चलेगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, यह एक मजेदार जगह है, लिडिया ने मुस्कुराते हुए कहा। देर हो चुकी है, अब बाहर जाना ठीक नहीं होगा, है ना? सोफिया हिचकिचा रही थी क्योंकि वह इस समय आमतौर पर घर पर रहती थी। फिर भी वह नहीं चाहती थी कि आर्यन अकेलापन महसूस करे और उसने लिडिया के सुझाव पर विचार करने का फैसला किया। मुंह बनाते हुए लिडिया ने शिकायत की, क्या गलत है? क्या तुम सोचती हो कि मैं तुम्हें गुलाम के रूप में बेच दूंगी? फिर उसने जोर देकर कहा, ठीक है, ये तय है। हम डिनर के बाद बाहर जाएंगे। लिडिया, सोफिया कुछ कह पाती इससे पहले लिडिया किचन से लिविंग रूम की ओर चली गई। कोई चारा न होने पर सोफिया केवल अपने खाना बनाने को जारी रख सकती थी। कुछ ही समय में उसने डिनर तैयार कर लिया। उनके सामने खाने के फैलाव को देखकर लिडिया ने आश्चर्य से कहा, वाह सोफिया, मुझे कैसे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी कुक हो। तुमने ये स्किल्स छुपा रखे थे। बस खा लो और चुप रहो, सोफिया ने आंखें मटकाते हुए जवाब दिया। फिर उसने कटलरी आर्यन को पास की। नखरे वाले, मुझे पता है कि तुम्हें कल रात पेट भर खाना नहीं मिला, तो मैंने आज और खाना बनाया है। अगर तुम्हें और चाहिए तो किचन में अतिरिक्त है। मैं नखरे वाला नहीं हूं, आर्यन ने शिकायत की। असुरा के रूप में जिसने अनगिनत लोगों की जान ली है, मुझे नखरे वाला नहीं कहा जाएगा। जिन लोगों को मैंने मारा वे अगर इसके बारे में सुन ले तो शायद अपनी ताबूतों से हंसते हुए उठ पड़े। मुझे परवाह नहीं, मेरे लिए तुम वही हो, सोफिया ने जिद्दीपन से कहा। बेबस, आर्यन ने उससे घूरा। वह जानता था कि उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए चुप रहना बेहतर होगा। 10 मिनट के अंदर उन्होंने टेबल पर सारा खाना खत्म कर दिया। सारी खाली प्लेट्स को देखकर सोफिया ने मुस्कुराया। उसे ऐसा लगा जैसे आर्यन का उसके बनाए खाने को खत्म करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। चूंकि डिनर खत्म हो गया, चलो बाहर चलते हैं। लिडिया को जाने का और इंतजार नहीं था। रुको, मुझे पहले बर्तन रखने दो। सोफिया अपनी सीट से उठी और टेबल साफ करने की तैयारी करने लगी। हालांकि लिडिया ने उसे रोक लिया। अब इसे करने की क्या जरूरत? अगर हम अब नहीं गए तो वहां पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाएगी। तुम बाद में साफ कर लेना। जैसे ही उसने बात खत्म की, उसने सोफिया को दरवाजे की ओर खींच लिया। उसे जवाब देने का कोई मौका नहीं दिया। लिडिया, तुम मुझे धरती पर कहाँ ले जा रही हो?
सोफिया मना कर पाती, इससे पहले वे पहले से ही दरवाजे से बाहर थे। लिडिया ने मासूमियत से आंखें मटकाईं और लिफ्ट का बटन दबाया। चिंता मत करो, जब हम वहां पहुंचेंगे तब पता चलेगा। अगर मैं अब तुम्हें लोकेशन बता दूं तो इसका रहस्य खत्म हो जाएगा। लिल आर्यन है ना? लिडिया ने जानबूझकर आर्यन का नाम बच्चों जैसे लहजे में बोला। कृपया मेरा नाम सही लो, मैं अब बच्चा नहीं हूं। आर्यन ने लिडिया को याद दिलाया। ठीक है, मैं अपनी बकवास बंद करती हूं। लिडिया ने आर्यन को एक बच्चे की तरह शांत किया। फिर भी उसके डरावने अंदाज में उसने धीरे से बुदबुदाया, नखरे वाला। हुँ। आर्यन की नजर ठंडी हो गई। तुरंत लिडिया को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। उसकी घूर इतनी डरावनी थी। जैसे ही लिडिया की नजर उसकी आंखों से मिली, वह खुद को बचाने के लिए सोफिया के पीछे कूद पड़ी। वह घबराई। जे आर्यन, तुम क्या चाहते हो? तुम मुझे नखरे वाला नहीं कह सकती। आर्यन ने उसे घातक नजरों से घूरा। सोफिया के अलावा और कौन मुझे नखरे वाला कहने की हिम्मत करेगा? ठीक है, मैं रुक जाऊंगी। मुझे घूरना बंद करो क्योंकि तुम मुझे डरा रहे हो, लिडिया ने गटकते हुए कहा और सोफिया को अपने सामने ढाल की तरह खींच लिया। कुछ मिनट बाद वे कार पार्क में पहुंचे। लिडिया ने अपनी कार की चाबी एक मर्सिडीज बेंज जी क्लास की ओर इशारा किया और सुझाव दिया, आज हम मेरी कार लेंगे और मैं तुम्हारी ड्राइवर बनूंगी। जैसे ही वह कार में कूदी, उसने अपनी सीट बेल्ट बांधी और पीछे मुड़कर आर्यन और सोफिया को देखा। उसने उत्साह बढ़ाया, हम अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं। तैयार हो? लिडिया, मंजिल क्या है? सोफिया चिंतित लग रही थी। हालांकि वे शिमला में थे, उसने इतनी देर रात कभी घर नहीं छोड़ा था। कोई और सोच सकता है क्योंकि वो सालों तक विदेश में पड़ी थी। फिर भी वो बहुत पारंपरिक और रूढ़िवादी थी। जब हम वहां पहुंचेंगे तब पता चलेगा। मासूमियत से आंखें मटकाते हुए लिडिया ने एक्सीलरेटर पर पैर रखा। वूम, वे चले गए। जीवन और मृत्यु आधे घंटे बाद कार जंगल के बीच से गुजर रही थी। एक नज़र में आसपास कोई घर या दुकानें नहीं थीं। कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, केवल अंधेरा उन्हें घेरे हुए था। लिडिया, हम कहाँ जा रहे हैं? अंधेरे इलाके को स्कैन करते हुए सोफिया को घबराहट महसूस होने लगी। मैं तुम दोनों को मानव तस्करों को बेचने जा रही हूँ। डर लग रहा है, लिडिया ने मजाक किया। उसे सोफिया को घबराते देख मजा आ रहा था। ठीक है, उसे डराओ मत, आर्यन ने सोफिया के चेहरे पर डर देखकर टोका। भौहें चढ़ाते हुए उसने पूछा, क्या हम वहां पहुंच गए? ये ठीक सामने है। उस पल एक तेज रोशनी की किरण सामने से चमकी। उनके सामने एक परित्यक्त फैक्ट्री खड़ी थी जिसमें कई शानदार कारें पार्क थीं। वहां मासेराटी, लैम्बोर्गिनी, एस्टन मार्टिन और बेंटले थीं। इसके अलावा यहां तक कि कुछ रोल्स रॉयस भी थीं। कहीं के बीच में इतनी सारी शानदार कारों को इकट्ठा देखना कल्पना करना मुश्किल था। चलो उतरते हैं। हम पहुंच गए। अपनी सीट बेल्ट खोलने के बाद लिडिया ने दरवाजा खोला। लिडिया, ये कौन सी जगह है? सोफिया का चेहरा उस समय अंधेरा हो गया जब उसने प्रवेश द्वार पर एक तगड़े सूट वाले आदमी को पहरे पर खड़ा देखा। उसे अंदर जाने की जरूरत नहीं थी यह जानने के लिए कि यह एक खतरनाक जगह थी। हम यहाँ अंडरग्राउंड बॉक्सिंग देखने आए हैं। क्या तुम भूल गईं? मैंने तुम्हें कई बार इसके बारे में बताया था। लिडिया ने आंखें मटकाईं, जैसे उसकी शैतानी योजना सफल हो गई हो। लिडिया की बात सुनते ही सोफिया का चेहरा तुरंत बदल गया। लिडिया, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं ऐसी जगहों पर नहीं जाती। तुम कैसे चलो, हम बस एक नज़र देखेंगे और इसमें खोने के लिए कुछ नहीं है। लिडिया ने शिकायत करते हुए सोफिया को फैक्ट्री के और करीब खींच लिया। प्रवेश द्वार पर तगड़े सूट वाले सिक्योरिटी गार्ड स्कैनर के साथ खड़े थे। वे इसे उन लोगों के आसपास लहराते थे जो अंदर जा रहे थे, जैसे कि वे एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक कर रहे हों। तुम दोनों कौन हो? मुझे तुम्हारे चेहरे पहले कभी नहीं दिखे। लिडिया को क्लियर करने के बाद एक आदमी ने सोफिया और आर्यन की ओर भौहें चढ़ाईं।
यहाँ एक मेंबरशिप सिस्टम था और केवल मेंबर्स ही इस जगह में प्रवेश कर सकते थे। चूंकि उन्होंने आर्यन और सोफिया को पहले कभी नहीं देखा था, सोफिया और आर्यन जैसे लोगों के लिए अंदर जाना मुश्किल था। वे मेरे साथ हैं, लिडिया ने तुरंत घोषणा की। प्रवेश द्वार पर तगड़े आदमी को देखते हुए उसने सवाल किया, क्या गलत है? क्या तुम उन्हें अंदर नहीं जाने दे सकते? मिस लिडिया, आपको यहाँ के नियम पता है। हम हर किसी को अंदर नहीं जाने दे सकते। अगर उनके पास निमंत्रण नहीं है तो मैं उन्हें प्रवेश नहीं दे सकता। उस आदमी ने लिडिया को हैरान चेहरा बनाते हुए देखा। नियम? खैर, मैं इन लोगों को यहाँ लाई हूँ। क्या वे मेरे साथ अंदर नहीं जा सकते? लिडिया को यह अच्छा नहीं लगा। नहीं, वे नहीं जा सकते। उसने तुरंत उसके अनुरोध को ठुकरा दिया। खैर, अगर ऐसा है तो मैं कैडन को फोन करती हूँ, लिडिया ने घोषणा की क्योंकि वे झुकने वाले नहीं थे। वह उसका नंबर डायल करने के करीब थी जब सिक्योरिटी गार्ड घबराया और गिड़गिड़ाया। मिस लिडिया, उस नाम को सुनकर उसकी आंखों में डर चमक उठा। हट जाओ! उस नाम का जिक्र करते ही दरवाजे पर खड़े गार्ड्स ने तुरंत रास्ता साफ कर दिया। ये स्पष्ट था कि कैडन कितना डरावना था। ये लोग कितने दबंग हैं, लिडिया ने तंज कसते हुए कहा। अगर कैडन यहाँ होता तो वे हमारा रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं करते। वह उनकी टांगें तोड़ देता अगर उन्होंने उसकी अवज्ञा की। कैडन कौन है? आर्यन ने उत्सुकता से पूछा। वह बता सकता था कि जब उसने उन्हें उसके साथ धमकी दी थी तो गार्ड्स कितना डर गए थे। वह मेरा भाई है। हंसते हुए लिडिया ने चहकते हुए कहा, ओह, मैं खुद का परिचय देना भूल गई। मैं मैक्सवेल परिवार से हूँ। तुम मैक्सवेल्स का हिस्सा हो? आर्यन हैरान लग रहा था। मैक्सवेल्स शिमला के 4 प्रमुख परिवारों में से एक थे। ऐसी हैसियत वाली कोई सोफिया के साथ क्यों घूमती? उसके अलावा वे सबसे अच्छी दोस्त थीं। हाँ, शायद। लिडिया के चेहरे पर कड़वी मुस्कान उभरी। मैं परिवार में कोई नहीं हूं और उनमें से कोई भी मुझे उनका हिस्सा नहीं मानता। वे सिर्फ मेरे भाई की परवाह करते हैं और मैं वहां एक तुच्छ प्राणी हूं। उसके चेहरे पर एक दर्द भरा भाव पल भर के लिए चमका, फिर उसने जल्दी से कहा, चलो, प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। फिर वे फैक्ट्री में चले गए। जैसे ही वे अंदर कदम रखे, एक जोरदार शोर ने उनका स्वागत किया। क्षेत्र में बज रहा संगीत कानों को चुभने वाला था। भीड़ की उन्मादी चीखों के साथ मिश्रित, ऐसा लग रहा था जैसे इमारत कुछ ही समय में ढह जाएगी। लोगों की भीड़ बॉक्सिंग रिंग के चारों ओर जमा थी और वहां कोई हिल भी नहीं सकता था। इस बीच लोहे की सलाखों से चिन्हित अखाड़े में 2 शॉर्ट्स पहने हुए पुरुष एक दूसरे से लड़ रहे थे। कोई सुरक्षात्मक गियर या नियम नहीं थे। हर मुक्का उनके शरीर पर भारी पड़ रहा था। उसे मार डालो! भीड़ उत्साह से चिल्ला रही थी, इस बात की परवाह किए बिना कि अगले दिन उनकी आवाज जा सकती थी। इस अराजक स्थिति के बीच सोफिया खुद को रोक नहीं पाए और तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगी। वह ऐसी शोरगुल वाली माहौल से नफरत करती थी और इसके विपरीत वह शांत जगहों जैसे लाइब्रेरी या कैफे में जाने को तरजीह देती थी। हमें जल्दी से सीट ढूंढनी होगी। मैच जल्द शुरू होने वाला है। सोफिया को अपने पीछे खींचते हुए लिडिया भीड़ के बीच से रास्ता बनाती गई। उन्हें सामने की पंक्ति में जगह ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। आर्यन, जल्दी, यहाँ जगह है। लिडिया ने 2 सीटों पर कब्जा करने के लिए दौड़ लगाए और आर्यन को चिल्लाकर बुलाया। ठीक है। सिर हिलाते हुए आर्यन उनकी ओर चला गया। जैसे ही वह बैठा, मैच का परिणाम स्पष्ट हो गया। विजेता बॉक्सर ने अखाड़े में दूसरे आदमी को गिरा दिया था। फिर भी दर्शक मैच को ऐसे खत्म होने नहीं देना चाहते थे। जोरदार चीखें शुरू हुई क्योंकि वे मांग कर रहे थे, उसे मार डालो। और लोग उसी चीज को चिल्लाने लगे। भीड़ के उकसावे पर अखाड़े में बॉक्सर बेरहमी से मुक्के मारने लगे। एक के बाद एक मुक्का। विजेता प्रतियोगी ऐसा लग रहा था जैसे वह जमीन पर पड़े दूसरे आदमी को मार डालेगा। फिर भी दर्शकों को अखाड़े में 2 जिंदगियों की कोई परवाह नहीं थी। जितने ज्यादा मुक्के वह मारता, वे उतने ही खुश दिखते थे।
यह क्या बकवास है। वह मार्शमेलो जितना नर्म है। कितना बेकार। जब प्रतियोगिता चल रही थी, एक छोटे बालों वाला युवक चिल्लाया, मैंने सोचा था कि वह कुछ करेगा, लेकिन वह तो कचरा निकला। ध तेरे की, मैंने ऐसे ही 1 मिलियन गंवा दिया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसके बगल में बैठा एक युवक तुरंत हंसा, देख तुझे। ये सिर्फ 1 मिलियन है और ये तुम्हारे लिए मूंगफली जैसा है। वैसे भी वह अब कुछ मिनट से ज्यादा नहीं जिएगा। क्यों न तुम उस पैसे को उसकी जिंदगी के लिए भुगतान मान लो। क्या उसकी घटिया जिंदगी पर इतना खर्च करना इसके लायक नहीं है।